हेलो बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो आज जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो, जो संख्याएं होती हैं बेसिकली वो दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं आपको 11 में पढ़ने को मिलेगा, क्लास 11th में। और वैसे अपने जो बुक में है ये पूरा वास्तविक संख्या के ऊपर ही डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे मैं कोई सा भी नंबर ले लूँ, जैसे यहाँ पर -3, 5, 2, √2। ठीक है, और इधर 2/3, 5/9, चाहे तो माइनस पे लगाओ। ठीक है, इस पे केवल क्या नहीं होना चाहिए कि अंडर रूट पे माइनस ना लगाओ, किस पे, वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वह कहलाएंगी आपकी वास्तविक संख्याएं। इनको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याओं का मतलब क्या होता है कि जिनके अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए। माइनस में फिर चाहे जो कुछ लिखा हो, 2, 4, 6, 9 कुछ भी मान लो लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस साइन। तो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। अब इसके बाद वास्तविक संख्याओं की बात क्या है, इसके दो पार्ट हुए वास्तविक संख्याओं के। एक हुआ परिमेय संख्या और दूसरा क्या हुआ, अपरिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, Q से, और इसको किससे डिनोट करेंगे, P से, अपरिमेय संख्या को। तो देखो, जो परिमेय संख्या होता है यह किस प्रकार की संख्या होती है वो देख लेते हैं। इन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और एक इसमें शर्त ये होती है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है क्या, परिमेय संख्या। और अभी थोड़ी देर बाद मैं बात करूँगा इन दोनों के ऊपर। ठीक है, अभी इसके आगे थोड़ा देखते हैं। इसके बाद जो परिमेय संख्या हुई, इसके भी दो पार्ट हुए। एक हुआ आपका पूर्णांक, इंटीजर, इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा वे हुआ जो मतलब पूर्णांक नहीं है, जैसे क्या हो गई, भिन्न वगैरह। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, नॉट इंटीजर में। इसके बाद फिर इंटीजर के 3 पार्ट हुए, जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और धनात्मक पूर्णांक आता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से, पूर्णांक के पास से। पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से -3, -2, -1, इसके बाद 0। ठीक है, फिर आगे कहाँ तक, 1, 2, 3, 4, आगे डैश डैश करके आगे कर देंगे। अब देखो, इसके पीछे -4, -5, -10, -100, जहाँ पर सब कुछ है, लेकिन भिन्न में नहीं है, सही बटे पे कोई नहीं है, और अंडर रूट पे भी कोई नहीं होना चाहिए। मतलब पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्ण अंक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, पूर्णांक के 3 पार्ट हुए, ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे -∞ से -1 तक की जितनी संख्या होती हैं हम इनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद 0 एक पूर्णांक हुआ, और इसके बाद धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। यदि मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है, इंग्लिश में नेचुरल नंबर, और ये होती है कहाँ से कहाँ तक, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा तुम्हारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को डिनोट करेंगे हम लोग W से, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और इसमें क्या होगा, 0 ऐड होगा, 0 के साथ 1, 2, 3, 4, इसमें क्या होगा, 0 ऐड होगा। मतलब यदि मैं 0 को मिला लूँ और पॉजिटिव इंटीजर को मिला लूँ, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 0 प्लस POSITIVE, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका होल नंबर। ठीक है,
अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या। अब देखो, अब देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या क्या होती है, तो देखते हैं। और इसके बाद देखते हैं अच्छे से परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो देखो, परिमेय संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इस पे एक शर्त ये होनी चाहिए, मतलब एक शर्त यह होती ही है कि क्या Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर -3, -2, -1 डैश डैश करके, और यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर कितना लिखा है, 1 लिखा है। अब यहाँ पर Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में क्या रख दो, 1, तो ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गई। जैसे मैं इस पर बोल दूँ 3/1, तो ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गई। मतलब बटे पे 0 ना हो, और आप चाहे जो कुछ रख लो, ठीक है, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो सारी संख्याएं होती हैं ये सब कैसी हो गई, परिमेय संख्या। और सेकंड नंबर पे बात करें तो जो रूट पे संख्याएं होती हैं उनमें से कुछ संख्याएं भी परिमेय होती हैं। जैसे क्या, √4, √9, √16, √25, मतलब जिनका स्क्वायर निकाला जा सकता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे इसका कितना आएगा, 2 आएगा, इस पर 3, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्याएँ हैं। और इसके बाद थर्ड नंबर पे यदि मैं बात करूं तो 2/3, जैसे 7/4 लिख सकते हैं। अगर सही बटे में लिखना हो तो 2 सही 2/4, इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं को। ठीक है, और इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे मैं लिख दूं 1.33333 ऐसे करके, तो ये भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अब कोई कहेगा ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको देखते हैं कैसे होगा ये। 1.3333 ऐसे करके इनफाइनाइट तक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.3 बार। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, देखो 1.3/9, और इसको लिख सकते हैं 1 + 3/9। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो एक प्रकार से ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। और यदि और देखा जाए तो 1.523 ऐसे मान लो कुछ है, और इन दोनों के ऊपर बार लगा दो, तो ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या। मतलब इसका एक पैटर्न बनना चाहिए, सीक्वेंस के आधार पर होना चाहिए। जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ 1.523, फिर आएगा 23, फिर आएगा 23, ऐसे ये चलता रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर सीक्वेंस बन रहा है 23 23 23 का। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अब यदि मैं अपरिमेय संख्याओं की बात करूं तो इसमें जैसे √3 हो गया, √2 मान लो, √3 हो गया, पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल का e हो गया, √5 हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गई, ये संख्या हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इनमें और इनमें क्या फ़र्क है, वो देख लिया जाए। देखो ये वाले में क्या होता है, 1 यदि मैं √2 का मान देखूं कितना होगा, 1.41423563। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ज़्यादा बड़ी संख्या थी दशमलव के आगे की, और यहाँ पर भी है, लेकिन जो ये वाली संख्याएं होती हैं इनमें क्या है, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, और इसमें क्या था, सीक्वेंस बन रहा था। अब देखते हैं, जैसे √3 लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 1.7320500807। ये किसका मान होता है, √3 का। ठीक है, तो इस पर भी देखो कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब जो रूट पे संख्याएं होती हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते, √5 हो गया, 2√2 हो गया, मतलब √8 हो गया। ठीक है, इन सारी संख्याओं को। अब जैसे मैं इस पाई की बात करूं तो हम लोग पाई के मान दो प्रकार से लिखते हैं, एक लिखते हैं 3.14 करके, और दूसरा लिखते हैं
ऐसे करके 22/7। तो ये लगभग में वैल्यू होती है। जो पाई की वास्तव में जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14159265। ठीक है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, अभी रुकेगा नहीं है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा बिना कोई सीक्वेंस के। जैसे यहाँ 14 है, फिर आ गया 159265। ठीक है, अब यदि मैं इसकी बात करूँ एक्सपोनेंशियल की, तो इसका मान कितना होगा 2.718281846। इस प्रकार से इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये हुआ क्या, अपरिमेय संख्या है। अब देखो हमने ये बताया था परिमेय संख्या को Q से डिनोट करते हैं, अपरिमेय संख्या को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो पूर्णांक होता है उनको Z से डिनोट करते हैं। किसको, पूर्णांक को। अभी हमने पूर्णांक भी तुम्हें बता दिया। ठीक है, थोड़ा फिर आते हैं किस पे, नेचुरल नंबर पे एक बार और देखते हैं थोड़ा सा। एक बार फिर से देखते हैं नेचुरल नंबर या धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, बात वही है, चाहे नेचुरल नंबर बोलो चाहे धनात्मक पूर्णांक संख्या, NATURAL नेचुरल नंबर। अब देखो इसमें होता क्या है 1 2 3 4 डैश डैश। ठीक है, अब इसमें से कुछ संख्याएं सम होंगी, सम संख्याएं जैसे 2 4 6 8 इस प्रकार से। और यदि मैं विषम संख्याओं की बात करूं, ये होती है 1 3 5 7 इस प्रकार से। ठीक है, अब इस पे होती है दो प्रकार की और संख्या, जैसे भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले मैं अभाज्य संख्या के बारे में कुछ बता देता हूँ। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका, या मैं ये कहूँ जिनमें इससे भाग चला जाए 1 से और स्वयं से भाग जाए, स्वयं से भाग चला जाए, वे संख्याएं को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो हो जाती है क्या, 2। ठीक है, एक नहीं होगी क्योंकि एक केवल एक ही से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो यदि मैं इसको डिवाइड करूँ तो इसके 2 गुणनखंड होंगे, 1 होगा और इसका 1 2 होगा। ये देखो इससे भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। और इसके बाद होगा 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद क्या 11। ऐसे क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जैसे मैं इसका गुणनखंड करूं तो 1 होगा और क्या होगा, इस पर 5 होगा। 11 के लिए 1 होगा 11 होगा। इसमें केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, जिनमें 1 से भाग चला जाए, स्वयं से भाग चला जाए और किसी एक अन्य दूसरी संख्या से भाग जाए। ठीक है, किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो। जैसे मैं यहाँ पर भाज्य संख्या में ले लूँ 4, सबसे छोटी भाज्य जैसी को ही मान लो। ठीक है, अब इसका यदि मैं गुणनखंड करूँ तो कितना होगा, 1 2 और 4। ठीक है, अब देखो यह 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है और एक दूसरी संख्या 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं ले लूँ यहाँ पर 9, तो देखो यह 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और स्वयं की संख्या 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इस प्रकार अभाज्य संख्याएं हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हमने मतलब मेरे हिसाब से मैंने सारी संख्याएं आपको बता दी हैं। ठीक है, धन्यवाद।